ठीक। जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ए लर्निंग विद दुर्गेश। आज हम लोग जेंटिस का सेकंड लेक्चर है, जिसमें कल लास्ट तक हमने जेंटिस मेंडल के जो टेक्निक थे उसके बारे में हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम लेक्चर में आपको मेंडल ने जो वर्क किया था उसके बारे में किस पे किया था उस हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे। पहला इसमें है फंक्शन ऑफ मेंडल। फंक्शन ऑफ मेंडल, मेंडल के कार्य। इन्होंने किस पे वर्क किया था? पाइसम सैटाइवम पे, पाइसम सैटाइवम, जिसे हम गार्डन पी बोलते हैं, गार्डन पी। जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब मेंडल ने जिस पे एक्सपेरिमेंट किया था उस पर अपने कितने कैरेक्टर को लिया था, कितने कैरेक्टर को यूज किया था। तो कैरेक्टर तो आप जानते हैं कितने लिए थे, लगभग 7 कैरेक्टर लिए थे। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि मेंडल ने कितने ट्रेट्स लिए थे, तो ट्रेट्स अगर आपको याद होगा, मैंने कल बताया ट्रेट्स क्या होते हैं। किसी एक कैरेक्टर के लिए, जैसे आपने दिया गया टॉल, हाइट लिए हैं, इसके हाइट ऑफ प्लांट क्या लिए थे, इसके 2 कैरेक्टर आए थे। एक जिसका था क्या था, टॉल, और दूसरा क्या था, डॉर्फ। तो ये दोनों क्या है, इसके ट्रेट्स हैं, दोनों क्या है, ट्रेट्स हैं। यानी इसमें कितने कैरेक्टर लिए थे मेंडल ने? कैरेक्टर कितने थे? 7 कैरेक्टर थे। और ट्रेट्स कितने थे? ट्रेट्स 14 कैरेक्टर थे, और 14 ट्रेट्स थे। और कैरेक्टर कितने थे आप पे? और लगभग उसमें 7 कैरेक्टर थे और 14 ट्रेट्स थे। यानी आपने क्वेश्चन दोनों बार क्वेश्चन पूछा गया, जब आपसे एग्जाम पे क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रेट्स कितने लिए थे, तो 14 था और कैरेक्टर कितने थे? 7। तो जनरली क्वेश्चन क्या होता है, हमने पूछ लिया जाता है ट्रेट्स कितने लिए गए हैं, तो हम लोग आंसर क्या लगा के चले जाते हैं, कैरेक्टर के साथ। तो आंसर गलत हो जाता है। या फिर कैरेक्टर लिया जाता है तो लोग बोलते हैं कि सर डॉर्फ होना एक कैरेक्टर है, ये टॉल होना एक कैरेक्टर है। ठीक है, कैरेक्टर नहीं है, ये ट्रेट्स हैं। इसके एक ही कैरेक्टर के विभिन्न रूप हैं जिसके हम ट्रेट्स बोला जाता है। तो क्या है, टॉल और डॉर्फ उसके दोनों अलग अलग हैं, दोनों कैरेक्टर नहीं है, ट्रेट्स हैं। एक ही कैरेक्टर के 2 डिफरेंट ट्रेट्स हैं। ठीक है, इस तरह से हम आगे नेक्स्ट जो है सारे कैरेक्टर के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि कितने कैरेक्टर मेंडल ने लिए थे उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला उन्होंने लिया था क्या? हाइट, हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट पहला कैरेक्टर है। और यहाँ पे डोमिनेंस, डोमिनेंट, और फिर रेसेसिव। डोमिनेंट कैसा है? हाइट ऑफ प्लांट डोमिनेंट कैसे था? कैपिटल टी यानी टॉल, कैपिटल टी, एंड रेसेसिव विद डॉर्फ, स्मॉल टी। ठीक है, इसके बाद दूसरा था आपका कलर ऑफ फ्लावर। कैसा था कलर ऑफ फ्लावर? याद है आपको? वायलेट, वायलेट, वायलेट यानी कैपिटल टी। और रेसेसिव कैसा था? रेसेसिव इनका था वाइट, इसे हम स्मॉल डब्ल्यू से लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद था आपका पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर। फ्लावर की पोजीशन क्या थी? इसे अगर आप फ्लावर की, एक है एक्सियल, और इसे हम कैपिटल ए से लिखेंगे, और दूसरा क्या था आपका? टर्मिनल, टर्मिनल स्मॉल ए। ठीक है, अच्छा आप कैपिटल टी सर इसमें पोजीशन ऑफ फ्लावर के लिए एक्सेल टी या टर्मिनल टी कैसे हम सिम्प्लीफाई कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें देखना होगा, अगर ये फ्लावर प्लांट से यहाँ जा रहा है तो इसके मगर टर्मिनल जो यहाँ पे एक्सिस पे लग रहा है, इसके इस तो टर्मिनल चलो एक ऊपर टॉप पे लग गया है प्लांट से यहाँ पे, और जिसके एक्सिस, मेन एक्सिस जो प्लांट लगते जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सियल। और जनरली फ्लावर जो है इसे एक्सियल पे ही लगते हैं, और इस पे जो है टर्मिनल पे कभी कभार आते हैं। इसलिए रेशियो आप देखेंगे जब पढ़ाऊंगा तो जो मेंडल का जनरेशन था उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में हमेशा इसका रेशियो क्या आता था? 1, 55% प्रोबेबिलिटी इसकी होती है, जब पीसी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 75%। ठीक है, आगे है इसमें शेप ऑफ पॉड, शेप ऑफ पॉड, फली का आकार कैसा था? इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड यानी फूला हुआ, फूला हुआ इसे बोलते हैं। और दूसरा था इसका जो है कंस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रिक्टेड यानी पिचका हुआ, स्मॉल आई, कंस्ट्रिक्टेड एंड इन्फ्लेटेड।
अगला है इसमें 5th पोजीशन, शेप ऑफ पॉट, कलर ऑफ पॉट। कलर ऑफ पॉट ये कैसा था, आप पे दो थे, कैसे थे, ग्रीन कैपिटल जी एंड येलो स्मॉल जी। इससे आप 6 कैरेक्टर है आपका शेप ऑफ सीड। शेप ऑफ सीड, सीड का शेप क्या था, इसमें आपने प्रवृत्ति रिंकल था और एक कैसा था, राउंड। राउंड क्या था आपका, डोमिनेंट राउंड, इसे कैपिटल आर, और रिंकल स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसके बाद आप 7th कैरेक्टर ये थे उन्हें कलर ऑफ सीड। कलर ऑफ सीड, इन्होंने कलर ऑफ सीड में आपको यह क्या लिखे थे, येलो एंड कलर ऑफ सीड में इन्होंने येलो डोमिनेंट था और येलो डोमिनेंट था और इसमें कलर ऑफ सीड में येलो डोमिनेंट था और ग्रीन क्या थे, रिसेसिव यानी स्मॉल। ठीक है, अब आप देखें इसमें सॉरी, इसीलिए कैपिटल वाई लिखे जाएंगे और स्मॉल वाई। चलिए अब देखते हैं इसमें सबसे ज़्यादा हाइट ऑफ प्लांट किया था हमने, टॉल एंड डॉर्फ। टॉल एंड डॉर्फ लिया था। इसमें टॉल क्या है, डोमिनेंट। जब इसमें आगे पढ़ाऊँ इसके बारे में मेंडल का फर्स्ट लॉ या फिर मोनोहाइब्रिड क्लास में, तो आप बताइए इस चीज़ की डोमिनेंसी किस तरह से आई थी, कितना इसका रेशियो आया था, कैसे, उसके आगे हम पढ़ेंगे। अभी क्या था, प्लांट ऑफ फ्लावर ये 4th क्रोमोसोम पे आते हैं। कलर ऑफ फ्लावर वायलेट और पिंक ये 1st क्रोमोसोम पे आते हैं। पोजीशन ऑफ फ्लावर एक्सियल एंड टर्मिनल ये 4th पोजीशन पे आते हैं। शेप ऑफ पॉट इनफ्लैटेंट और कंस्ट्रिक्टेड बोलते हैं, ये भी 4th पे आते हैं। फिर आपका कलर ऑफ पॉट ये कैसा होता है, ग्रीन एंड येलो, ये आपके 5th क्रोमोसोम पे आते हैं। अगर शेप ऑफ सीड राउंड एंड रिंकल्ड ये आपके 7th क्रोमोसोम पे हैं। और कलर ऑफ पॉट येलो एंड ग्रीन किस पे हैं, 1st क्रोमोसोम पे आते हैं। या फिर यहाँ पे एक लाइन और बना के लिख सकते हैं इसमें, पोजीशन ऑफ फ्लावर में पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पोजीशन क्या होगा, अगर चलता है हाइट ऑफ प्लांट पी की सेक्शन पे किस पे पाया जाता है, तो 4th क्रोमोसोम पर। 4th क्रोमोसोम पे पोजीशन या नंबर लिख सकते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस नंबर पे पाए जाते हैं, ये था 4th क्रोमोसोम पर। और इसके बाद वायलेट किस पे थे आपके, 1st क्रोमोसोम, 1st पोजीशन ऑफ फ्लावर 4th। फिर से बाद क्या था आपका शेप पावर, ये भी 4th। इसके बाद कलर ऑफ फ्लावर ये कितना था आपका, 5th। इसके बाद क्या था, कलर ऑफ फ्लावर ये 7th पे था, सॉरी ये 7th फ्लोर पे था। और इसमें आपका था शेप ऑफ सीड, ये आपका 5th क्रोमोसोम पे है। और ये किसने है, 1st क्रोमोसोम। जनरली ये सब जो क्रोमोसोम का नंबर है ये कभी पूछा नहीं जाता है, कभी कभी गलती से पूछ लिया जाए इसका क्रोमोसोम किस नंबर पे पाया जाता है, तो किस पे पाया जाता है, गलती से पूछ ले, इससे थोड़ा सा नाम याद रखेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कितने कैरेक्टर उन्होंने लिया था, तो किस क्रोमोसोम पर नंबर पाया जाएगा। अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं भी याद रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम पढ़ेंगे मेंडल ने अपने प्रयोग करने के लिए कौन से तरीके का अपनाया था, जैसे उनको टेक्निक जो थी उसके बारे में पढ़ेंगे। मेंडल का टेक्निक ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, टेक्निक ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट। उनका पहला जो 3 स्टेप उन्होंने किया था, या टेक्निक या यहाँ पे स्टेप लिख सकते हैं, कौन सा स्टेप था 3। पहला स्टेप था उन्होंने सिलेक्शन ऑफ प्योर जीन्स, सिलेक्शन ऑफ प्योर जीन्स लिए। दूसरा इनका टॉपिक था इसमें हाइब्रिडाइजेशन
हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन प्योर जीन। एंड थर्ड लिया था इन्होंने, इसी जो हाइब्रिडाइजेशन कराया था उनके बीच क्या कराया था, सेल्फिंग बिटवीन, सेल्फिंग इन हाइब्रिडाइज जीन्स, हाइब्रिडाइज जीन्स की इसमें क्या है, उसमें सेल्फिंग कराई थी। इसमें जो आपका सेकंड है हाइब्रिडाइजेशन, इसके बारे में मैंने कल आपको थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया था। इसमें मैंने टॉपिक कौन था, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। इस टॉपिक को हमने कल ही जो है डिस्कस कर लिया गया था। इमैस्कुलेशन क्या होगा, एंथर के मैच्योर होने से पहले पॉलन ग्रेन्स को हटा लेना ही क्या कहलाता है, इमैस्कुलेशन। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम इसके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन हो और सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जाए। इमैस्कुलेशन क्यों हो जाता है, सेल्फिंग को रोकने के लिए, सेल्फिंग को रोकने के लिए, सेल्फिंग को रोकने के लिए हमें इमैस्कुलेशन कराया जाता है, विपुंसन कराया जाता है, जिससे हमें क्या होता है इसमें मतलब क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाए, जिसके बीच में हमें हाइब्रिडाइज प्लांट को प्राप्त करना होता है, हाइब्रिडाइज सीड उनको लेना है, हाइब्रिडाइज सीड। अब इसमें पहला जैसे सिलेक्शन ऑफ प्योर सीड, और सिलेक्शन ऑफ प्योर सीड या इसमें कह सकते हैं सिलेक्शन ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट एंड सिलेक्शन ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव। जैसे इसमें क्या लिया इन्होंने, कैपिटल टी लिया और स्मॉल टी। तो कैपिटल टी क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट, क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट, और ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव। तो इसके बीच क्या इन्होंने कराया था, आप जानते हैं, जिसके बीच इन्होंने चयन किया, सेल्फिंग की क्रॉस पॉलिनेशन कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी आया इनको, और इसमें जो क्रॉसिंग कराई थी कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि F1 जनरेशन था, ये इम्प्योर टाल था, ये प्योर नहीं था, ये कैसा था, ये हाइब्रिडाइज था या इम्प्योर टाल। ये आपका ना तो प्योर टाल था ना तो प्योर डॉर्फ, इम्प्योर टाल दिख रहा था इसका। अब इसके बीच में क्या कराएंगे, सेकंड है इमैस्कुलेशन तो हो गया, चलिए उन्होंने क्या कराया, इस बीच एंथर को हटा देंगे, अब माइक्रो होने से पहले अब इसका क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे। थर्ड स्टेप में आते हैं, इसका क्या कराएंगे, सेल्फिंग, कैपिटल टी F1 जैसे सेल्फिंग कराएंगे, क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्या होगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके द्वारा करें कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो इसका जो रेशियो आप देख रहे हैं तीनों कैसे हैं, 3:1 का रेशियो आएंगे। फिनोटिपिक रेशियो कितना है, 3:1। ये तीनों क्या थे, प्योर टॉल थे, ये क्या थे, इम्प्योर टॉल थे, और ये कैसे थे आपके डॉर्फ थे। इसे बोला जाता है डोमिनेंट है, ये क्या है, डोमिनेंट, ये डोमिनेंट तीनों थे, लेकिन ये था आपका होमोजाइगस, ये आपका होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये आपका हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, और ये क्या आपका होमोजाइगस डोमिनेंट है। यानी इसका रेशियो कितना आप जब कहें 3:2, यानी जबकि मोनोहाइब्रिड क्लास के बारे में भी यही पढ़ेंगे। यही इनका जो है मेंडल का एक टेक्निक था जिसके द्वारा उन्होंने इस प्रोसेस को किया था। चलिए ऐसे आगे हम पढ़ते हैं अब मोनोहाइब्रिड क्लास के बारे में। चलिए आगे हम पढ़ते हैं इसमें मोनोहाइब्रिड क्लास। मोनोहाइब्रिड क्लास द स्टडी ऑफ वन कैरेक्टर एट द सेम टाइम, एक ही समय में एक ही कैरेक्टर का अध्ययन, यानी वो द स्टडी ऑफ वन क्रोमोसोम या वन कैरेक्टर एट सेम टाइम, एट वन या सेम टाइम, वन टाइम, एक समय पर केवल एक ही जीन्स का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे अभी मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में भी थोड़ी देर पहले जो यहाँ पे डिस्कशन किया था वही तो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे यहाँ क्या लिखी हमने, होमोजाइगस प्योर, और यहाँ क्या लिखे हम, होमोजाइगस प्योर तो ले रहे हैं, होमोजाइगस प्योर या डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट, और यहाँ पर होमोजाइगस रेसेसिव। क्या होगा यहाँ पर, होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल टी स्मॉल टी, और इससे बीच जब आप देखेंगे इस कैपिटल, जैसे आपने प्रीवियस में कुछ देर पहले किया,
तो इन दोनों में से क्या हुआ, क्रॉस कराए तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी किया। ठीक है, ये F1 जनरेशन था और इम्प्योर टॉल था, इम्प्योर टॉल जो भी आपने कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था वही मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। अब इसका हम दो तरीके, अब इसे क्या कराएंगे, सेल्फिंग। F1 का क्या कराएंगे, हमें सेल्फिंग कराना है, सेल्फिंग। तो सेल्फिंग कैसे होगा, इसके दो तरीके, एक होता है फॉर्क मेथड और दूसरा क्या है आपका चेकर बोर्ड मेथड। तो सबसे पहले हम फॉर्क मेथड करके देखते हैं, उसके बाद जो भी बताया था उसके बाद फिर हमने आपको चेकर बोर्ड मेथड से भी कराएंगे। F1 जनरेशन का हम क्या कराएंगे, सेल्फिंग। अब कैसे है देखिए, कैपिटल टी, इसको हमें क्या कराना है, सेल्फिंग स्मॉल। पहला मेथड हम फॉर्क मेथड भी अपनाते हैं। फॉर्क में क्या होगा, सारे जीन्स को या फिर इसको दोनों जीन्स को अलग अलग कर लीजिए, क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब इस जीन्स को दोनों को अलग कर लीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों का क्रोमोसोम के साथ इसमें कर, जैसे आपने अगर एक A+B का फोन इस तरह से लिखा जाएगा, जैसे आपने मैथ में करते हैं, तो पहले क्या करेंगे, ये कई के साथ करेंगे। देखिए क्या आएगा, ए स्क्वायर यानी AA और प्लस इसका क्या होगा AB, और फिर क्या होगा, इसके साथ करेंगे तो AB, और फिर इसके साथ ये होगा तो क्या होगा आपका B एंड B। ये आप मैथ जो फॉर्मूला करेंगे इस हिसाब से आप इसको भी कर लीजिए। क्या करना है इसमें, इस तरह से कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट। फिर इसी का इसके साथ करना है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका और इसके साथ क्या हुआ, कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी। ठीक है, अब इससे आपसे या तो आपने क्या किया, फॉर्क मेथड विद किया। ठीक है, ये फॉर्क मेथड बोलते हैं इसको, फॉर्क मेथड। अब आपका इसके बाद है यहाँ पे चेकर बोर्ड मेथड, चेकर बोर्ड मेथड। वो कैसे हैं चलिए देखते हैं। पहले नंबर आप क्या करें, कॉलम बना लीजिए जितना करना है। चलिए, अब इसमें आपको एक जगह मेल और एक जगह फीमेल गैमेट्स शो किया जाए, एक जगह मेल एंड फीमेल। अब मेल के यहाँ क्या लिखना है, कैपिटल टी, जो यहाँ दोनों गैमेट्स लिखे हैं, जो एलिस लिखे हैं, ट्रेड्स को अलग अलग लिखना है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे वही चीज़ यहाँ भी लिखना है। अब क्या करना है, सेम वही जो आपने A+B का स्क्वायर फॉर्मूला लगाते हैं वही इसमें भी कर देना है। इसका इसके साथ कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसमें क्या स्मॉल टी। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन बोलता जाता है ये है, इसमें रेशियो क्या आता है, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो का मतलब होता है जो उसकी बाह्य आकृति है, उसकी मार्फोलॉजी जो है, मार्फोलॉजी जैसा वो दिख रहा है, कैसा दिख रहा है आप जानते हैं। अगर ये जो कैरेक्टर हैं दोनों, ये आपको कैसे दिखेंगे, ये इम्प्योर भले लेकिन दिखेंगे तो आपको टॉल ही। अगर ये टॉल हैं और ये भी टॉल है तो क्या हुआ, तीन ऐसे प्लांट्स हैं चार में जो हमें कैसे दिख रहे हैं, वो डोमिनेंट सॉरी उसमें क्या टॉल दिख रहे हैं। तो टॉल के लिए क्या 3 और बाकी एक ऐसा के लिए जो रिसेसिव 1 दिख रहा है। ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो का मतलब होता है जो उसकी बाह्य आकर की है, मार्फोलॉजी की जो कैरेक्टर दिख रहा है, जैसे बाहर देखने में कैसे हैं, अंदर से आप क्या देखते हैं कुछ नहीं पता है आप। ठीक है, अंदर से आपके जीन्स में क्या है वो आप जानते हैं क्या, लेकिन आप बाहर से जो देख रहे हैं हमको वही लिखना है। ये फिनोटिपिक रेशियो है, ये मार्फोलॉजी लिखे हैं। और दूसरा आपका जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो में क्या होता है, जो आप अंदर से देखते हैं, अंदर से जो दिख रहे हैं क्या है वो तो सिर्फ खुद को ही पता होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपके स्टडी के बारे में पता चल जाएगा कैसे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि जीनोटिपिक रेशियो होने के लिए उसने जीन्स पढ़ेंगे तो ये क्या है, इसका जीन्स तो होमोलोगस है यानी होमोजाइगस है, ये सिर्फ एक ही है। ठीक है, होमोजाइगस एक हैं, और हेट्रोजाइगस यहाँ देख रहे जीन्स रिप्रेजेंटेशन कैसे है, 2 है, और इसका रिसेसिव के लिए कितने हैं, केवल 1 है। ठीक है, तो ये फिनोटिपिक रेशियो कितना हुआ 3:1, और जीनोटिपिक रेशियो कितना है 1:2:1। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन और बनता है। क्वेश्चन ये रहेगा कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। क्वेश्चन है जिसमें यहाँ लिख रहा हूँ, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। क्या होगा, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जिसकी निकालने उसके अलावा जितने बचा है उसी से जो है डिवाइड कर दें उतना हो जाए। जैसे टोटल कितने हैं 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर के लिए 4 लिख लिया जाएगा जितना टोटल है। अब जिसके लिए डॉम निकालना है, किसके लिए, सिर्फ होमोजाइगस डोमिनेशन के लिए निकालना है, तो डिनोमिनेटर के नीचे जितना टोटल कितने हमारे पास है 4 है, तो 4 कितना हम नीचे लिख लीजिए डिनोमिनेटर में। अब आज क्या है, सिर्फ होमोजाइगस डोमिनेंस के लिए लिखना है।
तो ये कितने हैं, बस एक हैं। तो इसकी आंसर क्या जो 1/4, ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। अगर परसेंटेज में पूछा जाए, किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालने क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा ये 25%। 25% क्या है आपका होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए, ठीक है। दूसरा है होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस रिसेसिव कितना होगा, ये भी वही सेम है, 4 में से कितने हैं, एक है, कि डिनोमिनेटर कितना लिख देंगे आप 4 और एक नॉमिनेटर मल्टीप्लाई बाई 100। अगर या तो 1/4 ऑप्शन रहेगा या अगर जो है 4 रहेगा जिसको मल्टीप्लाई कर कितना, ये भी 25% इसका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आगे आप है हेट्रोजाइगस, तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस के लिए अगर आपको लिखना है हेट्रोजाइगस कितना होगा, यहाँ पे आपको कितना हेट्रोजाइगस 2 दिख रहा है, कितने हैं 2 हैं, तो 2/4 है, आउट ऑफ 4 2/4 डिवाइड करिए 1/2 मल्टीप्लाई बाई 100 इट्स इक्वल टू 50%, ठीक है। यानी आप देख रहे हैं अभी जब आपने होमोजाइगस पढ़ा था तो जब आपने F1 जनरेशन देखा था वहाँ पे जो एक रिप्रेजेंटेशन था किसी एक पेरेंट्स के समान था, जो उनके कैरेक्टर आए थे वो किसी एक पेरेंट्स के समान था। अगर हम यहाँ पे होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी 2 कॉलम बनाए, दोनों में कंपेरिजन कितना होगा, चलिए उसके बाद देखते हैं होमोजाइगोसिटी एंड हेट्रोजाइगोसिटी है। होमोजाइगोसिटी एंड हेट्रोजाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी एंड हेट्रोजाइगोसिटी, अगर ये जनरेशन लिखेंगे आप, जनरेशन पैरेंटल आप देखे होंगे तो कितना था होमोजाइगोसिटी, कितना था, बिल्कुल 100% था। यानी हमने क्या लिखा, दोनों होमोजाइगस 100% था, जो कि आपने F1 जनरेशन से पहले जो टॉल लिया था, प्योर टॉल एंड प्योर डॉट लिया था, वहाँ पे वो कैसा था 100% था होमोजाइगोसिटी, और हेट्रोजाइगोसिटी कोई नहीं था। यानी आपने जब लिखा था वहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी का वो करवाया था आपने, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 0%, यानी पैरेंटल कॉम्बिनेशन में होमोजाइगोसिटी कितना था 100% था और हेट्रोजाइगोसिटी कितना था आपका ये 0% था। लेकिन उसके बाद आपने F1 जनरेशन में अब होमोजाइगोसिटी कितनी थी, जब आपने F1 जनरेशन के बाद क्या कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था, इसका आपने क्या कराया था, क्रॉस पॉलिनेशन कराया था, जो भी सेल्फिंग कराया था। तो सेल्फिंग कराने के बाद आप देख रहे हैं इसमें कोई होमोजाइगोसिटी है, बिल्कुल नहीं है, यानी कैसा था 0। और ये हेट्रोजाइगोसिटी कैसा था 100%, ये कैसा था पूरा आपका 100%, ठीक है। इसके बाद है आपका F2 जनरेशन कितना होगा, अब होमोजाइगोसिटी जब आपने F2 इसका क्या करा, जब आपने सेल्फिंग कराई थी तो कितना आया था, वहाँ पे कैपिटल टी एक ही होमोजाइगस था, एक स्मॉल टी ये होमोजाइगस था, और एक इस कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी कितने थे, 2 थे, यानी कितना परसेंटेज आया था होमोजाइगोसिटी। अगर देखेंगे तो इन दोनों को मिला कितना था 50%, 50%, और ये दोनों कितना था 50%, यानी होमोजाइगस डोमिनेंट प्लस होमोजाइगस रिसेसिव कितना था आपका 50%, ठीक है। और ये कितना था आपका, ये आपका था 50% दोनों। लेकिन जब फिर इसका आप फिर पढ़ेंगे, यानी जब आपने इससे सीधा प्रोबेबिलिटी में F3 जनरेशन तक लिख देता हूँ, कितना होगा, इसका जो है सीधा आधा या डबल हो जाएगा, कम होता जाएगा, यानी आपने होमोजाइगोसिटी जो है वो कम होती जाएगी और हेट्रोजाइगोसिटी जो होती है बढ़ती जाएगी। यानी यहाँ पे होगा इसका 25% और ये कितना होगा 75%, नहीं सर इधर होगा आपका 75% और यहाँ पे 25%। इसी तरह जब आप फिर आगे बढ़ेंगे फिर इसको डिवाइड कर दीजिए, इसका आधा कितना होगा 12.5, जोड़ दीजिए इसमें 25 कितना हो जाएगा, उससे जोड़ते जाइए जितना आप 87.5। इस तरह से जितना नंबर आप जनरेशन आपका बढ़ता जाएगा उतना आप उससे बढ़ाते जाइए, और इस बार जितना आप इसका हाफ करके इसमें जोड़ते जाइए। जैसे इसका हाफ कितना होगा 12.5, यहाँ जोड़िए कितना होगा 87.5, और इसका 12.5 माइनस हो जाएगा यहाँ 12.7%, ठीक है। फिर इसका आप आधा कर दीजिएगा, जोड़ दीजिए इसमें, उतना आंसर आपको ये F3 के लिए हो जाएगा। ऐसे आप F4 के लिए निकाल सकते हैं, ऐसे आप F5 के लिए निकाल सकते हैं। जितने जनरेशन तक आप जाएंगे उतने जनरेशन तक आपको ये होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाएगी और हेट्रोजाइगोसिटी क्या होगी, घटती जाएगी। ये डोमिनेटर जो है बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया हमारा जनरेशन। अब हम आगे पढ़ते हैं कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्लास। आगे है कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
कंक्लूजन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। पहला क्रॉस उन्होंने बोला था जीन्स क्या थे, पेयर में थे। जब मेंडल ने इसका मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया तो उसका निष्कर्ष क्या निकाला? पहला निष्कर्ष था कंक्लूजन ऑफ पेयरिंग ऑफ जीन। मेंडल ने पहला जो क्या ये बताया था, जो जीन्स होते हैं कैसे होते हैं, पेयरिंग होते हैं, जोड़े में होते हैं हमेशा, ठीक है। और हमेशा पेयरिंग, आप जानते हैं, बोलते हैं कोई पेयरिंग में, जोड़े में है, जानते हैं जोड़े के लिए क्या होता है, एक मेल एक फीमेल, ठीक है, एक ब्राइड एक ग्रूम। तो पेयरिंग के लिए कैसे आप दो हैं, एक ब्राइड है एक ग्रूम, यानी एक कैसे है, एक मेल होंगे और दूसरे क्या होंगे, फीमेल, ठीक है। यानी दोनों दो पेयरिंग रहेगी, यानी किसी भी जीन्स जो कैरेक्टर आएगा वो एक मेल्स के द्वारा आएगा और एक फीमेल के द्वारा आएगा, यानी एक जो है आपका और दोनों हमेशा पेयरिंग में ही रहेंगे। ये पहला रूल था इनका। दूसरा था इनका दूसरा इनका कंक्लूजन था लॉ ऑफ डोमिनेंसी। इन्होंने बताया कि जब जो जीन्स अपने आप को रिप्रेजेंट कर ले, किसी दोनों में से किसी एक जीन्स की क्या होती है, डोमिनेंसी होती है। यानी ब्राइड या ग्रूम में से किसकी डोमिनेंसी होती है, वैसे तो ग्रूम की होती है, ठीक है, लेकिन ब्राइड की बाद में हो जाती है, आफ्टर सम डेज बाद जो है ब्राइड की जो है आपकी डोमिनेंसी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर किसी एक जीन्स की जो है डोमिनेंसी होगी, ऐसे मेंडल बताया था, लेकिन ये हर जगह अप्लीकेबल नहीं था। जैसे इन्होंने बताया कि दोनों जीन्स हैं, अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लेकिन उसमें से किसी एक जीन्स क्या होगी, एक ही जीन क्या होगा, वो डोमिनेंट होगा, एक, और दूसरा क्या होगा, रिसेसिव होगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी था। एक्सेप्शन कौन था? एक्सेप्शन तो हर जगह मिलता है, कहीं भी कोई भी पेयरिंग होगा बिल्कुल एक ही समान नहीं होगा, कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंसेस मिलते रहेंगे। तो पेयरिंग क्या था, इसमें एक्सेप्शन क्या था? एक्सेप्शन ये था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरा इसमें था आपका कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये था कि जो दोनों के जो है प्रभाविता नहीं दिख पाएगी, दोनों लोग जो है प्रभावित नहीं, यानी ये दोनों लोग अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे, यानी ये दोनों लोग अगर आपस में लड़ाई किए तो इन दोनों का कोई भी जो है रोल नहीं है, दोनों भी अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे, दोनों भी जीन अपना जो है करेक्टर को शो नहीं कर पाएंगे, यानी उसमें जो है ना तो ये मेल के लिए अंदर आएगा ना तो फीमेल के आएगा। यानी इसमें अगर दोनों लोग दो पेयर में अगर दो लड़ाई किए हैं तो इनका अपना अस्तित्व ही नहीं रहेगा, ना तो ये अपना दे पाएंगे ना इतना दे पाएंगे, ठीक है। दूसरा है कोडोमिनेंस क्या है, साथ साथ, यानी अगर आप लड़ाई करोगे आपसे हम कम है क्या, ऐसे ही, यानी अगर ये भी अपना रिप्रेजेंट दोनों, यानी दोनों कैरेक्टर पेरेंट्स के समान रहेंगे। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है अपना RBC ब्लड ग्रुप। जब मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको RBC ब्लड ग्रुप के बारे में बताएंगे जाएंगे। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मिराबिलिस, जरापा, स्नैपड्रैगन, इन सब बारे में आपने अगर देखा हो तो उसके बारे में जब बताऊंगा तो किस तरह से होते हैं बताएंगे। और इन दोनों का रेशियो जो होता है 1:2:1 ही आता है। हमें आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आगे तीसरा इन्होंने दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी दो जीन्स है, कभी कभी क्या होता है जैसे देने कि अगर जीन्स दो पेयर आपस में अगर उन दोनों की नहीं बनती है तो क्या करेंगे, तुम अपना प्रभाव दिखाओ मैं अपना, अलग अलग रहेंगे दोनों, तो कोई अपना एक ही साथ मिलकर नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर ही होता है सारे जीन्स के लिए जो है अगर वो अपने एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट रहेंगे, डिपेंडेंसी दोनों पर नहीं रहेगी, यानी ये जीन क्या दूसरे पर डिपेंड रहेंगे और ये जीन्स क्या रहेंगे, दूसरे जीन्स पर जो है डिपेंड रहेंगे, ठीक है। ये तीन पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ये तीन निष्कर्ष था। पहला क्या था आपका कंक्लूजन ऑफ पेयरिंग ऑफ जीन्स, यानी जीन्स कैसे होंगे, पेयरिंग होंगे, और लॉ ऑफ डोमिनेंसी यानी किस दोनों में से किसी एक जीन्स डोमिनेंस रहेंगे और उसमें डोमिनेंट और एक्सेसिव। और तीसरा है इसका एक एक्सेप्शन है कौन सा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और ये है क्या आपका को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपने देखा होगा जिसमें मिराबिलिस, जरापा, स्नैपड्रैगन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, इसे 4 o'clock भी कहा जाता है, मैं आगे डिस्कस करूँगी इसके बारे में। और इसका है कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है आपका रॉन बस समझते हैं क्या होता है, चितकबरी गाय, इसे चितकबरी काऊ के बारे में देखते हैं। अगर व्हाइट एंड ब्लैक काऊ के साथ क्रॉस कराया जाता है तो हमें रॉन कलर की गाय जो है रिप्रेजेंट में मिलती है, ठीक है। इसका एग्जांपल रहेगा। और इसका है सबसे बेस्ट एग्जांपल जो कि पूछा भी ज़्यादा क्वेश्चन है कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप।
अब ह्यूमन ब्लड ग्रुप पे कैसे होते हैं, 4 ब्लड ग्रुप हैं, कौन से है, ए बी ओ, और इसके बाद जो है आपका इस ब्लड ग्रुप को नियंत्रित करता है आई जीन। नियंत्रित कौन करता है, कंट्रोल आई जीन। अगर आई जीन की प्रेजेंटेशन है जिसके साथ वो देगा, अगर आई जीन के साथ किसी भी ब्लड ग्रुप का नहीं तो नहीं देगा, मैं आगे उसके बारे में चार्ट के द्वारा समझा दिया जाएगा। और तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो भी कोई भी जीन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, अपना अपना प्रभाव अलग अलग दोनों जीन से शो करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। इसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस। वेट, चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं पहले क्वेश्चन है, लेकिन आज की क्लास के लिए लास्ट रहेगा। इसमें होगा व्हाट इज़ द जीनोटाइप ऑफ पेरेंटल। व्हाट इज़ द क्वेश्चन रहेगा, लिख रहा हूँ उसको। क्वेश्चन है आपको व्हाट इज़ द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट, व्हाट is the genotype of parent if its offspring has 61 long plants and 21 is dwarf। ऑप्शन है आप पे पहले कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी क्रॉस बी है कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी स्मॉल, सी है कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, और डी है आपका स्मॉल टी क्रॉस स्मॉल टी कैपिटल टी। ठीक है, चलिए अब हम सारा क्रॉस करके देखते हैं इसका सॉल्यूशन में किस तरह से आते हैं। तो आपको उसी सीरीज से सॉल्व करने के लिए अगर आंसर आता तो आप कराएंगे। हम इसको सबसे पहले एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन को चेक करने से पहले हम ये देखेंगे जो हमको ये वैल्यू दी गई है किस रेशियो में आता है। वैल्यू आपको 61 लॉन्ग में दिया गया है और इस 21 डॉर्फ में। तो आप जानते हैं ये दोनों लगभग नियर बाई रेशियो क्या आएगा आपका 3:1। अगर आपको एक चीज़ और याद हो तो मेंडल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो एग्जैक्ट 3:1 का रेशियो नहीं आया था, वो थोड़ा सा इस 2.89 के आसपास आया था, 1.02 के समथिंग अबाउट आया था। ठीक है, वो रेशियो जरूर नहीं कि एकदम बिल्कुल, लेकिन ये नियर अबाउट 3:1 मानता कि मैं कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। ठीक है, तो ये रेशियो कितना था 3:1 आ रहा है। तो हम एस में से किसके क्रॉस कराया जाए जिसका रेशियो क्या है 3:1 आए। चलिए अब इसे एक एक करके देखते हैं। कैपिटल टी करेंगे, कैपिटल टी इससे कोई चांस ही नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि सारे होमोजाइगस डोमिनेंट है तो कुछ नहीं आया। तो आप अगर कराएंगे टेस्ट क्लास बैक क्लास के बारे में देखेंगे उसमें वो भी नहीं होगा। तो ये कोई रेशियो ये तो बिल्कुल आने वाला नहीं है, इसका रेशियो हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा क्योंकि सारे ऐसे हैं। चलो इसका करके देखते हैं। कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी कैपिटल टी कराएँ, कैपिटल स्मॉल टी हो गया, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। सारे एक समान आ रहे हैं, तो जीनोटाइपिक है चाहे फिनोटाइपिक, इसमें भी नहीं हो रहा है। चलिए अब हम इसका फोर्थ करके देख रहे हैं। तो फोर्थ में अगर आप देखें कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी कैपिटल, इसका भी रेशियो बन नहीं रहा। अगर आप देखेंगे स्मॉल टी हो गया, कैपिटल टी, ये दोनों सारे कैसे आ रहे हैं स्मॉल आ रहे हैं, ये भी रेशियो कोई 3:1 का रेशियो नहीं आ रहा है। तो हम इसका भी करके देखते हैं। इसके लिए हम यहाँ देखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर इस कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। यानी ये रेशियो अगर आप देख रहे हैं तो तीनों कैसे हैं 3:1। और आपसे इसके पहले क्वेश्चन में जीनोटाइप दिया गया है। ठीक है, यहाँ जीनोटाइप का स्थान 3:1 आया है। अगर इसके स्थान पे अगर फिनोटाइपिक रेशियो भी पूछा जाता तो आप ये तो फिनोटाइपिक रेशियो लाए हैं और ये जीनोटाइपिक रेशियो इसका 1:2:1 आएगा ना, जो कि इसी भी क्रॉस के थ्रू आपको फिनोटाइपिक रेशियो दिया गया है। आपसे जीनोटाइपिक पूछा गया था, जब इसका 3:1 फिनोटाइपिक आया तब जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन होगा। नीट की पूछा गया क्वेश्चन था ये। ठीक है, इम्पॉर्टेंट तो बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था,
आगे भी नेक्स्ट क्लास में हम इसे और 2-4 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर डायआर्बिट्रास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।